टाइमर एंड काउंटर इंस्ट्रक्शन ग्रुप में टोटल 5 इंस्ट्रक्शन है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, टी ऑन टाइमर, ये टाइमर ऑन डिले टाइमर बोलते हैं इसको, और दूसरा ही ऑन डिले टाइमर है जो रिटेंटिव टाइमर है। ये दोनों ऑन डिले टाइमर में काउंट होते हैं। और एक तीसरा टाइमर है टी ऑफ टाइमर, ये टाइमर ऑफ डिले टाइमर है। और फिर चौथा और पांचवा जो है वो काउंटर के इंस्ट्रक्शन है। इसमें CTU काउंट अप और CTD काउंट डाउन, ऐसे ये टोटल 5 इंस्ट्रक्शन हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। पहले 3 इंस्ट्रक्शन जो हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि टी ऑन, RTO और टी ऑफ, ये 3 इंस्ट्रक्शन हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी के जो काउंटर के 2 इंस्ट्रक्शन हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टी ऑन टाइमर इसका इंस्ट्रक्शन कैसा होता है उसे समझ लेते हैं। टी ऑन इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का होता है। ये एक ब्लॉक होता है, इसके ऊपर यहाँ टी ऑन लिखा रहता है। ये इस तरह का एक ब्लॉक होता है और इस पर टी ऑन लिखा रहता है, और यहां पर टाइमर ऑन डिले लिखा रहता है। इसके अंदर 3 वर्ड होते हैं और इसके अंदर 3 बिट होती हैं। पहले वर्ड में जो जितने भी बिट हैं वो इस्तेमाल होती हैं। पहले वर्ड में EN, इसके अंदर 3 बिट होती हैं। पहली बिट है EN, दूसरी है DN और एक तीसरी बिट भी है जिसे हम TT बोलते हैं। TT को मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि ये TT बिट जो है फिजिकली जब आप लॉजिक के अंदर, प्रोग्राम के अंदर देखना चाहेंगे तो ये दिखती नहीं है, लेकिन इसके डेटा टेबल में जाएंगे तो TT बिट का वहां पर बिट मिलेगी। तो इसके अंदर हमें EN बिट और DN बिट 2 बिट ये रहती हैं, और इसके अंदर वर्ड 2 और वर्ड 3 में इसके एक प्रीसेट रहता है। प्रीसेट ये एक वर्ड लेवल की रेंज का एक टैग है, और एक एक्यूमुलेटर रहता है, ACC बोल देता हूं, इसे PRE बोलते हैं। अगर इंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो ये PRE है, PRE, और ये ACC। तो ये कैसे वर्क करता है एक बार दोबारा से ब्रीफ कर देते हैं अगर किसी को समझ नहीं आया। ये टाइमर टी ऑन डिले टाइमर है। इसके अंदर 3 वर्ड होते हैं, जैसे वर्ड होते हैं, वर्ड 0, वर्ड 1 और वर्ड 2। तो पहले वर्ड के अंदर 0 से लेकर के 15 तक जो बिट होती हैं उसमें से ये 14 हो गई, ये 13 हो गई, ऐसे करके ये 1 हो गई। 15 बिट का यानी कि 16 बिट होती हैं इसके, 0 से 15। उसमें से 15 नंबर बिट है ये EN बिट होती है, और उसके बाद ये 14 नंबर ये TT बिट होती है, और ये जो 13 बिट है ये डन बिट होती है। उसके बाद की जो और जो ये वाली बिट हैं 0 से 1, 2, 3 और 4, 12 तक, ये इसके इंटरनल यूज के लिए होती हैं, इंटरनल यूज के लिए होती हैं टाइमर के अंदर। और वर्ड में ये वर्ड 0 की तो हमने कुछ इंडिविजुअल बिट इस्तेमाल कर ली हैं, और वर्ड 1 में जो है ये प्रीसेट वैल्यू होती है, प्रीसेट। तो इस प्रीसेट की जो रेंज है वो एक वर्ड के बराबर होती है, यानी कि इसकी जो रेंज है वो 0 से 32,767,
इतनी बड़ी संख्या को हम इसके अंदर सेट करते हैं। प्रीसेट क्या है इसको अभी बता रहे हैं। अभी पहले हम इसके अंदर क्या क्या है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर कैसे काम करेगा उसको भी डिस्कस करेंगे। वर्ड 2 में इसका एक्यूमुलेटर रहता है ACC, इसकी भी रेंज जो है सेम है 32,767, यानी कि इतनी बड़ी संख्या को हम इसके अंदर सेट कर सकते हैं और इतने या तो सेकेंड या मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड इस तरह के इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये तो इसके वर्ड हो गए। अब इसके अंदर एक होता है टाइम बेस। टाइम बेस ये इंटरनल जो बची हुई इसकी बिट हैं उनके थ्रू इसकी सेटिंग होती है। तो इसके अंदर टाइम बेस है, इसके अंदर सिलेक्शन होते हैं, 3 सिलेक्शन है। एक तो 1 होगा या फिर 0.01 होगा या फिर 0.001 होगा। 1 का मतलब ये सेकेंड हो गया, 01 का मिली सेकेंड और 0.001 का मतलब माइक्रो सेकेंड। यानी कि इस तरह के हम टाइम बेस इसका सेलेक्ट कर सकते हैं। मिली सेकेंड में टाइमर चलाना है, माइक्रो सेकेंड में चलाना है या फिर सेकेंड में चलाना है, उसके हिसाब से ये टाइमर सेलेक्ट होता है टाइमर बेस में। प्रीसेट वैल्यू का एक अपना सेपरेट वर्ड है और ऐसे ही एक्यूमुलेटेड वैल्यू का भी एक सेपरेट वर्ड है जिसकी रेंज हमारी 0 से 32,767 रहेगी। अगर आप इससे बड़ी संख्या डालना चाहेंगे तो ये एरर दे देगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये एक वर्ड को सपोर्ट करता है। तो इस तरह से इसके अंदर 3 डिजिटल बिट मिल जाती हैं, यानी कि जो डिजिटल बिट है आपके पास वो है EN, TT और DN। और जो 2 एनालॉग टैग हैं वो आपके हैं PRE प्रीसेट वैल्यू और ACC एक्यूमुलेटेड वैल्यू। तो ये कैसे काम करेंगे, ये एनालॉग वाले हो गए, ये डिजिटल वाले हो गए, ठीक है। ये एनालॉग में है, ये एनालॉग वेरिएबल हैं, ये डिजिटल है। EN बिट कैसे, ये टाइमर कैसे काम करेगा और ये बिट कैसे काम करेंगे और जो एनालॉग सिग्नल है वो कैसे काम करेंगे इसके अंदर, इसको एक बार ब्रीफ कर देते हैं। मैं अब इसको यहां से हटा देता हूं। ये ऑन डिले टाइमर कैसे वर्क करेगा कि इसकी इनपुट की सेक्शन की, ये आउटपुट में लगता है, ये इनपुट सेक्शन की जो कंडीशन होगी वो जैसे ही ट्रू होगी तो इसके अंदर सबसे पहले EN बिट और TT बिट ये ऑन हो जाएंगे और इसके अंदर प्रीसेट वैल्यू अगर मैंने 30 सेकेंड डाल दी, मान लीजिए 30 सेकेंड हमने डाल दी, तो ये 30 सेकेंड, ये 30 सेकेंड है। 30 सेकेंड करने के लिए सबसे पहले हमें टाइमर का जो टाइम बेस है उसे 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद इसकी प्रीसेट वैल्यू में हम 30 डाल देंगे तो इसकी टाइमर की वैल्यू, प्रीसेट वैल्यू जो है वो 30 हो जाएगी। अब जैसे ही इनपुट सेक्शन की कंडीशन ट्रू होगी तो ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और EN बिट इनेबल हो, EN बिट भी ऑन हो जाएगी और TT बिट ऑन होगी। इस टाइम में अभी DN बिट 0 पड़ी होगी और एक्यूमुलेटर में क्या करेगा, ये टैग इसको काउंटिंग करना शुरू कर देगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके ये 30 तक जाएगा क्योंकि हमने इसकी प्रीसेट वैल्यू 30 डाल दी है। तो जैसे ही ये ACC की वैल्यू प्रीसेट के बराबर हो जाएगी तब जाके जो इसका डन बिट है ये ऑन हो जाएगा। अभी ये ऑफ है, इस तरह से हम ऑफ मान लेते हैं और तो ये अभी ऑफ है और जब जैसे ही एक्यूमुलेटर की वैल्यू काउंट करता हुआ प्रीसेट के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, तब उस केस में जो TT बिट है ये ऑफ हो जाएगी और DN बिट ऑन हो जाएगी और EN बिट तो इनेबल रहेगी जब तक ये इसकी कंडीशन इनपुट की कंडीशन ट्रू रहेगी। तो इस तरह से ये EN, TT और DN बिट हमको मिल जाती हैं जिससे हम इसकी, अगर किसी मोटर को हमें सिर्फ उतनी ही देर तक के लिए चलाना है जितना कि इसका टाइम दिया है या फिर उतने देर बाद चलाना है, ऐसे केस में ये बिट हम इस्तेमाल कर लेते हैं। या फिर और किसी बीच की सिचुएशन में हमें चलाना है
तब हमने ऑलरेडी एक कंपेयर ब्लॉक भी हमने यूज कर लिए, तब उस केस में हम .acc की वैल्यू को कंपेयर करा देंगे। जैसे मान लीजिए ये टाइमर का नाम है कोई T4:0, इसकी डेटा फाइल 4 नंबर है, तो T4 में जितने भी बनाएंगे उतने टाइमर बन जाएंगे। मान लीजिए T40 है, तो T40 में .acc की वैल्यू जो एकम्युलेट होती हुई चलती हुई दिखेगी, इसकी वैल्यू को अगर हम कंपेयर करके किसी ब्लॉक के साथ कंपेयर कर लिया, मान लीजिए इसमें 0 से 21 के बीच में कोई यूज करनी है, यानी कि 21 सेकेंड तक ही ऑन करना है, तो हम कंपेयर ब्लॉक लगा करके ACC वैल्यू को यानी कि एकम्युलेटेड वैल्यू को भी हम कंपेयर करके कोई प्रोसेस में यूज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इस तरह से हम इसकी EN, TT, DN और एकम्युलेटर वैल्यू को हम यूज करके प्रोग्राम में इसको यूज करके अपनी प्रोसेस का ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ टी ऑन टाइमर। एक दूसरा भी टाइमर है रिटेंटिव टाइमर। ये भी ऑन डिले टाइमर की तरह ही है, सेम ही तरह है, बस इसमें एक डिफरेंस ये है कि एक बार इनपुट की कंडीशन अगर ट्रू हो गई और ट्रू होने के बाद अगर फॉल्स होती है तो टाइमर जितना भी चल चुका है, आरटीयू का पहले इंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं किस तरह का होगा। आरटीयू का सेम इसी तरह का इंस्ट्रक्शन होगा, सिर्फ यहां पर ऐसा लिखा होगा, ये टी ऑन की जगह आरटीयू लिखा होगा, आरटीयू, और यहां पर रिटेंटिव टाइमर ऑन लिखा होगा, और इसमें भी एक टाइम बेस और एक PRE और एक ACC ये टैग होंगे, और इसमें भी EN और DN बिट यहाँ पर दिखाई देंगी, और TT भी बिट इसके डेटा टेबल में दिखाई देगी, तो एक TT बिट भी रहेगी। ठीक, तो इस तरह का ये इंस्ट्रक्शन ब्लॉक कुछ दिखेगा। TT बिट इसके डेटा टेबल में दिखती है, यहाँ पर कनेक्ट हुई नहीं दिखती है, लेकिन आप यूज करोगे तो यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस क्या है? इसके अंदर भी सेम ही काम है, जैसे ये बताया है कि जैसे ही इनपुट की कंडीशन एक बार ट्रू हुई तो EN बिट और TT बिट ऑन हो जाती हैं, वैसे ही इसमें भी जैसे ही इनपुट की कंडीशन ट्रू होगी तो EN और TT बिट ऑन हो जाएगी, और जब एकम्युलेटर की वैल्यू ACC की वैल्यू PRE के बराबर हो जाएगी तब इसका डन बिट ऑन होता है। फिर इसमें बेसिक डिफरेंस एक यही है कि इसके अंदर जब इनपुट की कंडीशन अगर एक बार ट्रू हो गई, और ये मान लीजिए 30 सेकेंड का टाइमर था, ये भी 30 सेकेंड का ही है, और ये मान लीजिए 30 सेकेंड का है, ऐसे केस में जब हमने कंडीशन ट्रू की और 30 सेकेंड तक ट्रू न रह के बीच में मान लीजिए 20 सेकेंड के बाद ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये टाइमर 20 सेकेंड चलेगा और 20 सेकेंड के बाद ये रिसेट हो जाएगा, यानी कि फिर जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये 0 से स्टार्ट होगा, फिर ये 30 तक अगर जाएगा। अगर हमने डन बिट से किसी मोटर को स्टार्ट किया है तो फिर ये मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी, दोबारा से ऑन करोगे, अगर फिर से वो 15 सेकेंड बाद ये बंद हो गई, कंडीशन इनपुट की फॉल्स हो गई, तो फिर से वो 0 हो जाएगा और फिर 0 से स्टार्ट करेगा। इस वाले टाइमर में क्या है, एक बार कंडीशन अगर आपने ट्रू कर दी तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और मान लीजिए पहले केस में ये टाइमर 10 सेकेंड चल गया और कंडीशन इनपुट की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये 10 सेकेंड को होल्ड कर लेगा, और फिर नेक्स्ट टाइम में जैसे ही इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो ये 10 से आगे चलेगा, 11, 12 और फिर मान लीजिए 20 सेकेंड तक गया, और उसके टाइम पे फिर से मान लीजिए कंडीशन फॉल्स हो जाती है इनपुट की, तो फिर ये 20 को होल्ड कर लेगा, और फिर अगेन जब ट्रू होगी तो फिर ये 21, 22, 23 से 30 तक जाएगा, और जैसे ही 30 पर जाएगा यानी कि ACC की वैल्यू PRE के बराबर हो जाएगी तो ये डन बिट को ऑन कर देगा और आपकी मोटर ऑन हो जाएगी। तो इसमें और इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये अगर
इनपुट की कंडीशन ये ट्रू होने के बाद अगर किसी सर्कमस्टेंसेस में इसकी इनपुट की कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो ये टाइमर फिर से जब स्टार्ट करोगे, जब फिर से कंडीशन ऑन होगी तो ये टाइमर 0 से काउंट करके काउंटिंग स्टार्ट करेगा। और इस वाले केस में क्या होगा, इसमें एक बार ट्रू होने के बाद अगर बीच में कंडीशन फॉल्स होती है तो जितना टाइम काउंट कर चुका है वो टाइम वो होल्ड करके रखेगा, और जैसे ही नेक्स्ट टाइम में ट्रू होगी इनपुट की कंडीशन तो ये वहीं से आगे चलेगा। यानी कि इसके अंदर अगर हमने 30 सेकेंड डाल दिया तो इनपुट की कंडीशन कितनी भी बार ट्रू हो फॉल्स हो, ये अपना 30 सेकेंड के अंदर ये अपने डन बिट को ट्रू कर देगा। तो इस तरह से हो गया। दूसरा डिफरेंस इसके अंदर यह है कि जैसे ही इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जैसे ही इनपुट की कंडीशन फॉल्स होती है तो ये टाइमर रिसेट हो जाता है। लेकिन आरटीयू टाइमर में क्या होगा, आरटीयू टाइमर रिसेट नहीं होगा। तब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक इंस्ट्रक्शन है इसका छोटा सा, वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसका नाम है, मान लीजिए मैं इधर लिख देता हूं, RES। ये रिसेट होता है, रिसेट। इसका कोई इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का होता है, ये इस तरह का RES लिखा रहता है, और ये इस तरह का, ये आउटपुट का इंस्ट्रक्शन है। ये टाइमर भी आउटपुट का ही इंस्ट्रक्शन है। तो अगर आपको कोई रिसेट करना है टाइमर को, आरटीयू टाइमर को, रिटेंटिव टाइमर को, तब हमें RES बिट को लगा करके, इस कॉइल को लगा करके हमें रिसेट करना पड़ेगा, तब ये टाइमर दोबारा से रिसेट होकर के 0 हो जाएगा। तो हमने टी ऑन और आरटीयू टाइमर हमने समझ लिए हैं। अब एक तीसरा टाइमर आता है टी ऑफ टाइमर। अभी हमने टी ऑन और आरटीओ ये टाइमर हमने समझ लिए। अब एक तीसरा टाइमर है टी ऑफ। ये कैसे काम करेगा, इसको एक बार यहां समझ लेते हैं। पहले इसका इंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं कैसे वर्क करेगा। तो ये इंस्ट्रक्शन कुछ इसी तरह का होगा। इस पर लिखा होगा टी ऑफ और यहां लिखा होगा टाइमर ऑफ डिले। ये तो इसका टाइमर हो गया। इसके अंदर भी सेम यही चीजें हैं जो टी ऑन की तरफ हैं। वर्क इसका केवल वर्क उल्टा है। ये टाइम बेस हो गया और एक PRE हो गई, प्रीसेट वैल्यू, और एक ACC एक्यूमुलेटेड वैल्यू। इसके अंदर भी EN और TT इसके अंदर होती है, वो TT बिट हो गई, और एक DN बिट होती है। तो सेम ही जो वर्ड इसमें इस्तेमाल हुए थे वैसे ही इसमें हैं 3 वर्ड। पहले वर्ड में ये इंटरनल यूज के लिए कुछ बिट होंगी और कुछ बिट जो है EN, TT और DN इस्तेमाल करेगा। बाकी जो दूसरा वर्ड है वो PRE यानी कि जो प्रीसेट वैल्यू है उसको वो एक्वायर करेगा, और फिर तीसरा जो है वो ACC यानी कि 3 वर्ड, इसमें भी 3 वर्ड ही रहते हैं, जो कि इसकी भी रेंज जो है वो 0 से 32,767 के बीच में रहती है। इतने बड़ी संख्या को हम, यानी कि ये कोई या तो सेकंड होगा या मिली सेकेंड होगा या फिर माइक्रो सेकेंड होगा, उसको हम डाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ड है ये आपकी 0 से 32,767 को ही सपोर्ट करता है। इससे बड़ी संख्या आप डालोगे तो ये फॉल्ट में चला जाएगा, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो 0 से 32,767 वाले जो वर्ड है आपका इंटीजर वर्ड 16 बिट की जो रेंज होती है उसके बराबर है। उससे ऊपर या कम ज़्यादा डालेंगे तो ये फॉल्ट में चला जाएगा। तो ये काम कैसे करता है, काम ये, इसमें तो हमारी इनपुट की कंडीशन जब ट्रू होती थी तब ये काउंटिंग स्टार्ट करता था टी ऑन, लेकिन टी ऑफ में जब इनपुट की कंडीशन ट्रू से फॉल्स जाएगी तब ये काउंटिंग स्टार्ट करेगा। एक तो ये डिफरेंस है। तो जैसे ही ये ट्रू से फॉल्स जाएगी, ये इनपुट की कोई कंडीशन है, अगर ये ट्रू से फॉल्स जाएगी, ट्रू से जब फॉल्स होगी तब ये इसकी जो एक्यूमुलेटर वैल्यू है वो काउंटिंग करेगा। लेकिन
इसके अंदर DN बिट और TT बिट ये ऑन रहेंगी और ये ऑफ रहेगी। जैसे ही इसकी एक्यूमुलेटर वैल्यू काउंट करते हुए अपने प्रीसेट, मान लीजिए प्रीसेट 30 से डाल दिया 30 सेकेंड, तो प्रीसेट 30 सेकेंड है, तो जैसे ही ये एक्यूमुलेटर PRE के इक्वल होगा तो इसकी जो डन बिट है वो ऑफ हो जाएगी, डन बिट ऑफ हो जाएगी और TT बिट भी ऑफ हो जाएगी और ये भी ऑफ हो जाएगी। इस तरह से ये टी ऑफ काम करता है। जैसे टी ऑन करता था ऑफ से ऑन वाली कंडीशन में, यानी कि फॉल्स से ट्रू में काम करता था, ये ट्रू से फॉल्स में जाने में काम करता है। तो ये तो हो गए इसके टाइमर के इंस्ट्रक्शन। अब एक एग्जांपल लेके इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पर इसको पहले रिमूव कर देता हूँ। अब हमने ये 3 इंस्ट्रक्शन समझ लिए, टी ऑन, टी ऑफ और RTO। तो इन 3 इंस्ट्रक्शन को यूज करके एक यहाँ पर एग्जांपल हमने लिखा है, इसको यूज कर लेते हैं। ये जो केस है, इस पहले वाले केस में हम 2 टाइमर पढ़ेंगे और दूसरे वाले केस में हम टी ऑफ टाइमर को पढ़ेंगे। इसमें क्या है, इफ D1 इनपुट कंडीशन इज ट्रू देन आफ्टर 30 सेकेंड M1 मोटर शुड ऑन। तो ये एक एग्जांपल है। तो इसको पहले इसको समझ लेते हैं ये कैसे बनेगा। ये 2 तरीके से बन जाएगा। एक तो हमारा केस 1 यहाँ पे लिख देते हैं, केस 1। सबसे पहले जैसे ही हमें किसी प्रोसेस का लॉजिक बनाना होता है तो सबसे पहले हमें IO लिस्ट बनानी पड़ती है। तो ऐसे ही केस में हम इसके IOs आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम एक D1 हमने यहाँ पर जैसे लिया है, तो यहाँ पर हम इनपुट डिसाइड कर लेते हैं। इनपुट, इसके अंदर D1 इनपुट जो है D1, इसको हम ये जो टॉगल बटन लगी हुई है, ये जो टॉगल बटन लगी है, इसको मान लेंगे ये हमारा चैनल 0 1 2 3 4 है। तो ये चैनल 0 हो गया, यानी कि ये जो D1 है इसका एड्रेस हो जाएगा I:0/0। तो एक तो ये इसमें इनपुट हो गया। दूसरा इसमें M1 मोटर है, तो आउटपुट को हम लिख लेते हैं आउटपुट। ये M1 मोटर है, ये मोटर में इस वाले आउटपुट को मान लेते हैं, ये 0 1 2 3 है, यानी कि ये 0 वाले जो लैंप है इसको हम M1 मोटर मान लेते हैं। ये हमारी M1 हो गई, यानी कि इसका एड्रेस हो O:0/0। तो हमारे पास ये IO लिस्ट बन गई, एक इनपुट है एक आउटपुट है। अब हमको एक मोटर D1 जो ये टॉगल स्विच है इससे हमें ऑन करनी है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो तुरंत ऑन नहीं होगी, ये 30 सेकेंड बाद ऑन होगी। तो इसका लॉजिक कैसे लिखेंगे? इसका लॉजिक लिखने के लिए हम यहाँ पर एक 2 वर्टिकल रेल लेंगे। तो ये हमने बना दिया। अब इसके अंदर हम प्रीसेट सेट कर देंगे, मान लीजिए 30 सेकेंड है, तो इसमें 30 सेकेंड हमने डाल दिया। अब हमारा जो ये लॉजिक है ये कहता है कि जैसे ही ये हम ऑन करेंगे उसके 30 सेकेंड बाद, यानी कि ये टी ऑन क्या करेगा, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी ये टाइमर चालू हो जाएगा और इसके डन बिट से हम क्या करेंगे, तो हम इसका डन बिट ले लेंगे। अब इसका टाइमर का कुछ नाम देना पड़ेगा, जैसे हमारा दे दिया T4:0, ठीक, तो ये नाम दे दिया इसका। तो T4 यहाँ पर हम डालेंगे T4:0, ये यहाँ डाल दिया, डॉट डन बिट DN। तो ये एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ये इनपुट की कंडीशन ट्रू होगी ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से ये ब्रेक रहेगा और अनटिल अनलेस ये 30 सेकेंड कवर नहीं हो जाते हैं। तो 30 सेकेंड जैसे ही पूरे हो जाएंगे तो ये जो बिट है, ये NO कॉन्टैक्ट है, इस पर हमने डन बिट को कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ से ये पाथ कनेक्ट होगा और M1 मोटर को ऑन करा देगा। तो यहाँ पर हम M1 मोटर का एड्रेस दे देंगे। मान लीजिए इसका जो भी एड्रेस है हमने डिसाइड किया O:0/0।
तो ये मोटर ऑन हो जाएगी। एक बार इनपुट की कंडीशन हमने प्रेस कर दी तो ये अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये 30 सेकेंड तक अगर ट्रू रहेगी तो 30 सेकेंड के बाद मोटर ऑन हो जाएगी। अगर इस केस में अगर कंडीशन बीच में फॉल्स हो जाती है तो ये टाइमर जो है दोबारा से रिसेट हो जाएगा और फिर से जब ट्रू करेंगे तो 30 सेकेंड फिर से 0 से स्टार्ट होगा और तब तक फिर अगेन अगर ये कंडीशन 30 सेकेंड तक इनेबल रही, ट्रू रही, तो ये मोटर ऑन हो जाएगा, अदरवाइज ये फिर से मोटर नहीं ऑन होगा। ऐसे केस में अगर कोई ऐसी प्रोसेस है जिसको एक बार अगर आपने उसे इनेबल कर दिया यानी कि उसको कमांड भेज दी, तो उसके बाद अगर कोई इनपुट की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एक्स्ट्रा टाइम ना ले, यानी कि 0 से स्टार्ट ना करे, जितनी देर तक वो टाइमर चल गया है उसके आगे से चले। तब हम उस केस में हम केस 2 बनाएंगे। तो केस 2 में क्या होगा, केस 2 में सारे इनपुट आउटपुट वही हैं। अब उस केस 2 को कैसे बनाएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, D1 इनपुट की कंडीशन वही रहेगी, I:0/0, और यहाँ पर हम एक RTO टाइमर लगाएंगे। ये कुछ इसी तरह का होगा, इसके अंदर PRE, ACC और EN और DN ये बिट रहेंगी। और ACC मान लीजिए मैंने 30 सेकेंड डाल दिया, तो ये कैसे काम करेगा, जैसे ही एक बार प्रेस होगा ये काउंटिंग स्टार्ट कर देगा, ACC काउंटिंग स्टार्ट करेगा और मान लीजिए काउंट 0 1 2 3, मान लीजिए ये 20 तक गया और उसके बाद फॉल्स हो जाती है तो ये 20 जो टाइम काउंट हो गया है उसे ये होल्ड कर लेगा। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम इसकी कंडीशन ऑन होगी तो 21 से स्टार्ट होगा और 30 तक जाएगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर फॉल्स हो गई तो ये 0 से स्टार्ट होगा, बस इतना अंतर है। तो इसमें हम यहाँ पर एक एनो कॉन्टैक्ट लेंगे और इसका मान लीजिए कोई टाइमर का नाम दे दिया, T4:1 दे दिया, तो फिर ये T4:1.DN यहाँ पर ये बिट लग जाएगी और यहाँ पर हम मोटर M1 मोटर या हम M2 मोटर मान लेते हैं, इस केस में हम M2 मोटर मान लेते हैं, तो इस केस में हम इसका O:0/1 डाल देंगे तो ये दूसरी मोटर हो जाएगी। तो इस केस में सिर्फ D1 इनपुट वही रहेगा, M2 मोटर दूसरी हो जाएगी O:0/1। तो इस तरह से हम दूसरे लैंप को ऑन करा लेंगे यानी कि M2 को। तो ये एक तरह से 0 से स्टार्ट हो गए जब कोई कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और ये वाली जो मोटर है दूसरी वाली, ये वाली मोटर एक बार ट्रू होने के बाद टाइम को होल्ड करके रखेगा और नेक्स्ट टाइम उसके आगे से चलेगा। तो ये तो हो गया T ऑन और RTU का एग्जाम्पल। अब एक तीसरा केस हम ले लेते हैं, दूसरा जो हमने यहाँ पर लिखा है दूसरा लॉजिक, इसके अंदर भी हम एक बार कंडीशन सेम ही है। मैं इसको एक इसी लैंप से ऑन कर लेते हैं, सेम ही जो लिखा है एग्जाम्पल सेम ही ले लेते हैं। तो इस केस में IO लिस्ट क्या हो जाएगी, इनपुट हो जाएगा, इनपुट आपका D1 हो जाएगा और I:0/0 इसका एड्रेस हो जाएगा और मोटर M1 ही ले लेते हैं, O:0/0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने हर एक लॉजिक को बनाने से पहले उसके इनपुट आउटपुट आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो मैंने ये सेम ही ले लिए। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए हम यहाँ पर एक एनो कॉन्टैक्ट लेंगे और D1 नाम जो लिया है D1 यहाँ पर दे देंगे, ये हो गया I:0/0 और यहाँ पर हम एक T ऑफ टाइमर लगा देंगे, T ऑफ, यहाँ EN होगा और यहाँ DN होगा, यहाँ पर PRE होगा, PRE और यहाँ ACC। अगर इसमें मैं मान लीजिए 30 सेकेंड डाल देता हूँ तो क्या होगा, जैसे ही इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही ये D1 ऑफ होगा यानी कि D1 की कंडीशन ट्रू से फॉल्स जाएगी, तब ये
यहाँ पर एक्यूमुलेटर काउंटिंग शुरू कर देगा और काउंट करता हुआ जाएगा, और जैसे ही ACC की वैल्यू PRE के बराबर हो जाएगी तो इसकी डन बिट ऑफ कर देगा। पहले के केस में ये ऑन होगी, तो क्या करेंगे हम इसके डन बिट से इसका कोई नाम दे देंगे। मान लीजिए इसका नाम दे दिया T4:2 दे दिया, 1 2 दे दिया, तो इसमें हो जाएगा T4:2.dn, तो ये बिट दे देंगे और इससे हम मोटर को कनेक्ट कर देंगे। मान लीजिए ये M1 मोटर यहाँ पर लगी हुई है, इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर, इसका एड्रेस हो जाएगा O:0/0। पहले केस में जो हमने मोटर M1 मोटर जो 0/0 वाली है, ये हमने ऑन के केस में ली थी। एक बार ऑन हो गई, उसके बाद अगर हम ऑफ करना चाह रहे हैं तो ऑफ के केस में जब ये हम ऑफ करेंगे तो वो तुरंत ऑफ नहीं होनी है, वो 30 सेकेंड बाद ऑफ होनी है। तब उसका लॉजिक इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यानी कि ये ऑन डिले में काम करता है जब हम स्टार्ट कर रहे हैं कोई मोटर, या इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती हैं जो कि पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद स्टार्ट होती है। तो ऐसे केसेस में हम टी ऑन का यूज करते हैं। और स्टॉप के केस में जब हम कहीं मोटर को स्टॉप कर रहे हैं और वो स्टॉप करने के कुछ सेकंड बाद ऑफ करानी है तो हम वहाँ पर टी ऑफ का यूज कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने टी ऑन, RTO और टी ऑफ टाइमर डिस्कस किए हैं। तो ये तो हमने बोर्ड पर डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इस एग्जाम्पल को एक बार लैपटॉप पर डेवलप करके, सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलप करके, एक बार PLC के अंदर डाउनलोड करके चेक करेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने लैपटॉप पर। अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप पर। तो जो भी आज हमने टाइमर के इंस्ट्रक्शन डिस्कस किए बोर्ड पे, टी ऑन, रिटेंटिव टाइमर और टी ऑफ टाइमर, ये 3 प्रकार के टाइमर हमने बोर्ड पे डिस्कस किए। उसके जो एग्जांपल हमने बोर्ड पे लिए थे वही एग्जांपल हम लैपटॉप के अंदर डेवलप करेंगे और फिर PLC में डाउनलोड करके उसको टेस्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नई प्रोग्राम फाइल बनाएंगे। इसके लिए न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नाम दे देंगे टाइमर। टाइमर के लिए बना रहे हैं तो इसके प्रोग्रामिंग फाइल का नाम हम टाइमर डाल देंगे। ये हमारी टाइमर की फाइल बन गई है और इसको हम एक मेन लेटर में कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के लिए हम एक जैसा लगाएंगे। जैसा लगाने के लिए हम इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे और इसमें हम नेक्स्ट बिट ले लेंगे। नेक्स्ट बिट हमने ले ली। ये इनेबल डिसेबल करने के लिए है और यहाँ पर हम लेटर 6 का एड्रेस डाल देंगे। तो हमने ये फाइल कनेक्ट कर ली है। अब हम 6 नंबर में, यानी कि लेटर नंबर 6 में यहाँ पर प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसमें प्रोग्राम बनाना है। एक सिंपल प्रोग्राम ये है कि जैसे ही हम D1 टॉगल स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा एक टाइमर चलेगा और 30 सेकंड बाद M1 मोटर ऑन होगी। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम एक रंग लेंगे और इसके अंदर एक एनो कॉन्टैक्ट लेंगे और यहाँ पर हम पहले चैनल का PI डाल देंगे। यहाँ से डेटा टेबल से ड्रैग करेंगे और ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमने यहाँ डाल दिया। अब इसका नाम हम डाल देंगे D1 टॉगल स्विच हमने ले लिया। अब हम टाइमर एंड काउंटर वाले ग्रुप में जाएंगे और यहाँ से टी ऑन टाइमर ले लेंगे और यहाँ पर एक T4:0 नाम का जो टाइमर है इसको ले लेंगे और इसका नाम दे देंगे। अभी तो हमने कोई नाम नहीं दिया है इसे, कोई भी डिलीट टाइमर 1 डाल देता हूँ। डिलीट टाइमर हो गया और इसका जो टाइम बेस हमने जैसे बताया था, इसमें सेकेंड, मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड है। तो हम सेकेंड सेलेक्ट कर लेंगे और इसके अंदर हम 30 डाल देंगे। तो ये 30 सेकेंड इसमें टाइम सेट हो गया। अब 30 सेकेंड के बाद ये क्या होगा, इसकी डन बिट ऑन होगी। तो इसकी डन बिट से हम एक न्यू रंग लेंगे और वहाँ पर हम एक एनो कॉन्टैक्ट लेके इसी टाइमर की डन बिट करा देंगे। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करके
.tn लिख लेंगे। तो ये डन बिट आ गई। तो ये डन बिट से हम लैंप यानी कि मोटर 1 उसको ऑन करा देंगे। तो इसको ऑन कराने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार आउटपुट कॉइल लेंगे और इसमें हम O:0:0। अब हम इसका ये हमने टी ऑन का केस हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब एक बार RTO का केस भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसको लिखने के लिए एक हम रंग लेंगे और इसके अंदर हम सेम ही ये DI को यहाँ पर कॉपी और पेस्ट करेंगे और इसके बाद टाइमर एंड काउंटर ग्रुप में जाएंगे और यहाँ से हम RTO वाला टाइमर ले लेंगे और इसके अंदर हम एक टाइमर का नाम दे देंगे T4:1 और इस टाइमर का नाम कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मान लीजिए मैं RTO ही नाम दे देते हैं, RTO टाइमर ये दे दिया। और उसके बाद हम इसके अंदर 30 सेकेंड डाल देंगे और उसके बाद एक नई रंग लेंगे और यहाँ पर एक नया लैंप हम कनेक्ट कर देंगे इसके डन बिट से। तो यहाँ से एक कॉपी करेंगे और यहाँ एक NO कॉन्टैक्ट लेंगे, यहाँ पेस्ट करके इसकी .dn बिट ले लेंगे और इससे हम एक दूसरा लैंप O:0:1 ले लेंगे। ये दूसरा हो गया। ये कुछ नाम पहले से इसमें लॉजिक पढ़े हैं तो उसके लिए था, तो ये कुछ नाम दे रहा है, कोई बात नहीं, ये नाम बना रहने दो। हमने ये 2 लॉजिक यहाँ पर डेवलप कर लिए हैं। अब इन 2 लॉजिक को हम टेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद टी ऑफ का हम टेस्ट करेंगे। तो इसको टेस्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, हम कॉम्स में जाएंगे, सिस्टम कॉम्स में जाएंगे और इस PLC को सेलेक्ट करके PLC के अंदर डाउनलोड करेंगे। ये PLC के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। तो पहले 2 केस हमने जो टी ऑन और RTO टाइमर के हिसाब से बनाए हैं वो हमने 2 केस यहाँ पर बना लिए हैं और इसको हम टेस्ट करेंगे। इसमें जैसे ही ये कंडीशन इनपुट की कंडीशन ट्रू होगी तो ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर बीच में कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये फिर से 0 से स्टार्ट करेगा। एक बार हम टेस्ट करके दिखाते हैं। जैसे ये DI1 हमने पहले इस पर देखेंगे और वहीं उसके साथ साथ हम RTO टाइमर को भी देखेंगे कि ये वाली जैसे ये हम ऑन करेंगे तो ये दोनों जगह ऑन हो जाएगी और RTO काम कैसे कर रहा है और टी ऑन कैसे कर रहा है वो साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा। तो ये दोनों को हम एक साथ ही चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहली DI को ऑन करेंगे। इसको ऑन करने के लिए हम यहाँ से एक बार ये ऑन किया तो आप देख पाएंगे यहाँ टाइमर यहाँ पर भी काउंटिंग करना स्टार्ट कर दिया और RTO टाइमर भी काउंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब ये 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 इस तरह से काउंटिंग कर रहा है एक्यूमुलेटर। अगर इसको बीच में ही कंडीशन अगर हम फॉल्स कर देते हैं तो क्या होगा देख लेते हैं। मैंने इसको एक बार फॉल्स कर दिया। अब क्या हुआ, आपने देखा कि ये जो टी ऑन टाइमर है ये यहाँ पर इसकी एक्यूमुलेटर वैल्यू 0 हो गई, लेकिन RTO टाइमर की एक्यूमुलेटर वैल्यू जो लास्ट वैल्यू थी वही उसने होल्ड करके रखा है। यानी कि अब हम कंडीशन को दोबारा से अगर हमने इसको ऑन कराना है तो क्या होगा, ये 0 से स्टार्ट करेगा लेकिन ये 23 के ऊपर से स्टार्ट करेगा। एक बार दोबारा से हम कंडीशन को ऑन करते हैं। जैसे हमने ये ट्रू किया ये 24 से स्टार्ट हुआ और ये 0 से स्टार्ट हुआ। यानी कि ऐसे केस में ये क्या हुआ, ये जो लैंप आप देख पा रहे हैं ये वाला लैंप, ये जो 1 नंबर चैनल था ये 0 नंबर अभी भी ऑफ है, क्योंकि ये इसका टाइम जो है 0 से स्टार्ट किया था और अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए ये अभी टाइम लगा रहा है। लेकिन इसने अपना टाइम ना सेव कर लिया क्योंकि उसको एक बार कंडीशन ट्रू मिल गई थी तो उसने चला दिया था और उसके बाद जब दूसरी बार जब कंडीशन ट्रू हुई इनपुट की तो उसने दोबारा से वहीं से आगे का टाइम स्टार्ट किया। तो इस तरह से ये अभी के केस में हमने टी ऑन और RTO दो टाइमर का हमने लॉजिक बनाया और टेस्ट किया। अब हम दूसरा केस टी ऑफ टाइमर को डिस्कस कर लेते हैं।
तो एक बार हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद एक बार ऑफलाइन जाएंगे और अब हम एक टी ऑफ टाइमर का लॉजिक बनाएंगे। तो हमने पहले और दूसरे केस हमने टेस्ट कर लिए हैं। अब हम थर्ड लॉजिक जो ऑफ डिले का है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक दूसरी फाइल बनाएंगे, उसके अंदर हम इसको टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए एक न्यू फाइल बनाएंगे और इसका नाम देंगे टाइमर ऑफ। ये मैंने एक दूसरी फाइल बना ली और इसको मेन उसमें हम एक बार कनेक्ट करेंगे, कॉपी और पेस्ट करेंगे और यूज सेव एंड से कनेक्ट करके इसमें एक नेक्स्ट बिट लगा करके और फिर हम इसके अंदर एक बार लॉजिक बनाएंगे। लॉजिक सेम ही तरीके से लेंगे, एक एनो कॉन्टैक्ट लेंगे और इसके अंदर हम इसका एड्रेस दे देंगे D1 का। D1 का एड्रेस हमारा I:0/0 था, तो ये हो गया। अब हम एक यहाँ पर टी ऑफ टाइमर लेंगे और यहाँ पर एक T4:2 टाइमर ले लें और इसके अंदर 30 सेकेंड हम सेट कर देंगे। उसके बाद एक नई रंग लेंगे और एक एनो कॉन्टैक्ट लेंगे और इसका एड्रेस कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करके .dn लिख देंगे। तो इसकी जैसी डन बिट होगी तो हम इसके जो DO नंबर है वो :0/0 को यहाँ से बंद करा देंगे। तो जैसे ही ये पहले मोटर ऑन होगी तो उस केस में ये यहाँ पर एनो लगा है, तो जैसे ही ये ऑफ होगी और ऑफ होने के बाद ऑन होगी तो क्या होगा, कंडीशन यहाँ पर ये इसकी बिट जैसे ही ऑन से ऑफ जाएगी तो इसकी डन बिट जो है पहले से लैच रहेगी। तो ये यहाँ से ऑफ करने के बाद भी ये कुछ सेकंड के बाद, यानी कि 30 सेकंड हमने सेट किया, तो 30 सेकंड के बाद ये जो है इसको मतलब अपनी कमांड को रिलीज करेगा। इसको एक बार डाउनलोड करके लेते हैं। ये हमने लॉजिक डाउनलोड कर लिया है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक बार हम यहाँ पर इस कंडीशन को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद अभी तो हमारा मोटर ऑन हो गई है, सिर्फ ऑन है। अब ये हमारा जो स्टेप है, जैसे मोटर ऑन है, अब ऑन के बाद हमको ऑफ़ करना है तो वो 30 सेकंड बाद ऑफ होगी। तो मैं अभी के केस में ऑन है, अब इसको हम एक बार ऑफ़ करेंगे। अब मैंने ऑफ़ कर दी लेकिन लैंप ऑफ नहीं हुई, यानी कि मोटर ऑफ नहीं हुई। ये अपना एक एक्यूमुलेटर में अपनी वैल्यू को काउंट करना शुरू कर दिया है और ये काउंट करता हुआ जा रहा है और 30 सेकंड जब एलैप्स हो जाएंगे, यानी कि इस टी ऑफ टाइमर की एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट के बराबर होगी, तब ये इसको ऑफ कर देगा। अब ये 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये जैसे ही किया, अब इसने इसको ऑफ कर दिया। तो इस तरह से हमने चेक किया कि किस तरह से हम इसके लॉजिक को टेस्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा टी ऑन, RTO और टी ऑफ टाइमर कैसे वर्क करते हैं। थैंक यू।